नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पोषण के बारे में बात की थी। आज हम जैव प्रक्रम में बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हम लोग कक्षा 6 से भी पढ़ते हैं। कक्षा 6 में भी आती है उसकी छोटी परिभाषा, कक्षा 7 में भी आती है, 8 में भी आती है, 9 में भी आती है, 10 में भी आती है, 11, 12 हर कक्षा में उसका इस तरह छोटा छोटा करके थोड़ा बढ़ा रखा है। पहली छठी क्लास में सिर्फ समीकरण दे रखी है, 7वीं क्लास में उसकी परिभाषा दे रखी है, 8वीं में समीकरण और परिभाषा दोनों दे रखी, इस प्रकार दे रखा है। तो हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण। आप जानते होंगे जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें ये प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। हम बात करते हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं, तो वो निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, वो प्रक्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और आज का अपना टॉपिक है पौधों में पोषण। कल हमने बात की थी पोषण के बारे में, आज हम बात करेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण में अपना फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। क्या बात करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, तो मैंने आपको परिभाषा बता दी कि वह प्रक्रम जिसमें हरे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, ऐसा नहीं कि सूखे पेड़ पौधे नहीं बोल सकते। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रम को अपना क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो आपसे यदि कोई प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछे तो आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आनी चाहिए। जितने भी पौधों में पोषण पड़ रहे हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। और इसी प्रक्रम को कहते हैं अपना प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब आपको सबसे पहले ये बात और पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से अवयव आवश्यक है, कौन कौन से अवयव जरूरी है। उन अवयव के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती भी नहीं है। तो इसके लिए मुख्य महत्वपूर्ण आपके 4 अवयव है। पहला तो आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं भाई जी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जल का फॉर्मूला होता है आपका H2O। और अगला है सूर्य का प्रकाश। भाई सूर्य का प्रकाश तो अपने को चाहिए। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है, पर्ण हरित बोलते हैं जिसे। ये 4 अवयव हैं, ये 4 अवयव बहुत आवश्यक है। इन 4 अवयवों की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि इनकी उपस्थिति होगी तो ही प्रकाश संश्लेषण की क्या होगी? प्रक्रिया होगी। तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो समीकरण होती है, अभिक्रिया किस प्रकार होती है। अभिक्रिया आपकी होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जड़ों द्वारा जल को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे जड़ों द्वारा जल को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। और वायुमंडल में जो पत्तियां होती है, पत्तियों में सूक्ष्म सीधे रंध्र होते हैं, उनके द्वारा वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो वो पेड़ पौधे होते हैं दिन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है दिन में होती है, रात में नहीं होती। ये आपकी जो समीकरण होगी ना, समीकरण आपकी इस प्रकार होगी कि एक तो आपको चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो गैस के रूप में ग्रहण करते हैं दिन में, और उसके साथ में आपको चाहिए जल H2 हो गया अपना। अब इसमें आपके 2 उत्प्रेरक की आवश्यकता है, ये 2 जरूरी है। एक तो आपका चाहिए सूर्य का प्रकाश, तो 3 के निशान के ऊपर लिख दिए सूर्य का प्रकाश। एक तो आपको क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। और एक आपको और क्या चाहिए? एक तो सूर्य का प्रकाश, उसके साथ में जो हमने बात की थी क्लोरोफिल बोल सकते हैं, या अपना बोल सकते हैं इसको पर्ण हरित बोल सकते हैं। ये 2 अवयव जरूरी हैं। अब आगे जाके बनेगा क्या? अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की, मतलब जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हम यहाँ पर निर्माण होगा ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 से, और उसके साथ में आपकी गैस कौन सी निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। और इसके साथ में जल का भी अणु का निर्माण होता है, साथ में H2O जल भी बनता है। आपकी मेन अभिक्रिया इतनी होती है, ये जरूरी है। एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण होगा, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और उसके साथ में ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में होते हैं, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ये आपकी समीकरण होगी कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में जल
तीर के निशान के ऊपर दो नाम लिख दिए हमने, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। और आगे बढ़ेगा C6H12O6, जो अपना फॉर्मूला है ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ पौधे श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? त्यागते हैं। नॉर्मल सीधी सी बात करते हैं। ये अपना सॉरी ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज चेक करना। चलो समीकरण दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। समीकरण हो गया आपकी CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, दो है अपने अवयव, हम नाम लिखेंगे यहाँ पर है, ऊपर हो जाएगा अपना सूर्य का प्रकाश। उत्तर के रूप में एक तो हो गया सूर्य का प्रकाश और दूसरा हो गया अपना पर्ण हरित बोल सकते हैं, जिसको क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। आगे जाके क्या बनेगा? एक तो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 से, उसके साथ में ऑक्सीजन अभिक्रिया इतनी है, साथ में जल लिखना चाहो तो H2 जल भी लिख सकते हैं। ये लो, ये अपना हो गया ग्लूकोज। ठीक है। अब इस रासायनिक समीकरण को यदि संतुलित करना चाहते हैं, संतुलित का मतलब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद गणों की संख्या को यदि आप समान करना चाहते हो, समान कर देंगे। समान करेंगे इस प्रकार होगी अपनी, ये देखो CO2 6CO2 प्लस 12H2O, जल के अणु की संख्या को 12 करनी है और इधर की साइड हो जाएगी आपकी C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये लो आपके समीकरण आप देख सकते हो, ये समीकरण आपकी संतुलित है। H न्यू का मतलब हो गया सूर्य का प्रकाश और एक आपका हो गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये जो आपकी नीचे वाले जो हमने समीकरण लिखी है, ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। कौन सी रासायनिक समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या दोनों तरफ आपकी क्या है? समान है। ये हमने कर दिया। H न्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, H न्यू, जिसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। ये होगी अपनी सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की आप समीकरण होगी। अब इसमें आपका जैसे 3 क्वेश्चन बनेंगे भाई। एक तो ये बनता है कि प्रयोग के द्वारा सत्यापित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है, ये भी बनता है। और दूसरा ये भी बनेगा कि क्लोरोफिल की आवश्यकता भी जरूरी है, ये भी बन सकता है, क्यों जरूरी है। और तीसरा अपने को कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता क्यों जरूरी है, अलग अलग बन सकता है। मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल लेके आपको समझाया। आप एग्जांपल क्या लिया? मैंने एग्जांपल लिया है कि प्रयोग द्वारा सत्यापित करना। आपको एक प्रयोग करके बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है क्या, वो आपको समझाना है। एक प्रयोग करना है, प्रयोग में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, उसमें वो प्रयोग किस प्रकार होगा, उस प्रयोग को ध्यान से देखिए। आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एकदम पूरी समझ में आ जाएगी। किस प्रकार प्रयोग हो रहा है वो देख लो, एकदम नॉर्मल है। जो दैनिक जीवन में होने वाली प्रक्रिया वही है, कुछ अलग तो है नहीं, वही प्रक्रिया है, वो वही प्रयोग है अपना। तो देख लो किस प्रकार अपना प्रयोग हो रहा है। देखो आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है कि वास्तव में? तो देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अब ये जरूरी, इनके बिना तो हो ही नहीं सकता। देखो मैंने बोल दिया, इसमें आपके पहले भाषा क्या लिखोगे? भाषा लिखोगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के बिना प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया असंभव है। तो मतलब यदि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी तो आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी। रात में कभी भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दिन में होती है, वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सभी अभी जरूरी है, ऐसे नहीं है। अब जैसे पेड़, आप बोलोगे पेड़ सूखा पेड़ वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, कभी नहीं। हरे पेड़ पौधे होंगे तो ही होंगी। अब इसमें देखो प्रयोग के लिए आपको सामग्री क्या क्या लेनी है मैं बता देता हूँ। एक तो गमले में कोई पौधा लेना है, कोई भी पौधा हो सकता है, किसी पौधे की बात हो। गमले के अंदर हम लोग एक पौधा ले लेते हैं, जल से भरा है बीकर ले लेते हैं। बीकर कांच का बीकर है, वो किससे भरा है? जल से भरा है। एल्कोहल आप जानते हो, जिसका फॉर्मूला जैसे मेथनॉल लेते हो CH3OH हो जाएगा। एथेनॉल लोगे तो C2H5OH हो जाएगा। एल्कोहल ले लेना, आयोडीन का विलयन ले लेना। आयोडीन आप जानते हो, नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा होती है। आयोडीन का विलयन बोल दो या घोल बोल दो। और उसके साथ में आपको लेना है, ये लो काला कागज और क्लिप लेनी। काला कागज और क्लिप की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? हम लोग क्या करेंगे, देखो चीज क्या क्या इसमें अपनी सामग्री लिए। गमले में लगा एक पौधा लेना है, जल से भरा एक बीकर लेना है, एल्कोहल लेना है, आयोडीन का घोल लेना है या विलयन लेना है, और आपको काला कागज लेना है, क्लिप लगानी है। मतलब उस पत्ती को ढक सके। अब प्रयोग हम लोग क्या करेंगे,
अब इससे एक गमला लेंगे, उसमें एक पौधा लगा हुआ है, हरा पौधा है, उस पौधे को क्या करते थे पहले 3-4 दिन तक अंदर कमरे में रखते थे, ठीक है। और आधी एक पत्ती पर हम क्या करते थे, आधी पत्ती के ऊपर ये काला कागज और क्लिप लगा देते हैं। उसके बाद 3-4 दिनों के बाद में उसको हम क्या करते हैं, वापस सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में रखते हैं। सूर्य प्रकाश उस उपस्थिति में रखकर वहां से उस पत्ती को तोड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, ये अपना जल से भरा बीकर है, उसमें एल्कोहल डालकर उसको गर्म करेंगे। गर्म करके उस पत्ती को बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल कर उसके ऊपर आयोडीन के ये घोल डालेंगे। आयोडीन का घोल डालेंगे तब अपने को पता चलेगा आधी पत्ती जो ढकी हुई थी वो तो उसका कलर सफेद हो जाएगा, और जो दूसरी वाला है उसका आधा भाग काला नीला हो जाएगा। आधा भाग काला नीला का मतलब हो जाएगा उस भाग में जो स्टार्च ये मंड होता है वो अपना उसका काला भाग प्रदर्शित करता है कि जिस भाग में क्लिप या काला कागज लगा हुआ था वो वाला भाग तो सफेद हो जाएगा। इसका मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के बिना, उपस्थिति से ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। प्रयोग देखो आप क्रियाविधि किस प्रकार होती है, आप देखो स्टेप बाय स्टेप। इसमें देखो जो पहली स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहली स्टेप आपको क्या करना है, जो आपका गमले में लगे पौधा है, देखो गमला है, गमले में लगा पौधा है, उसको 2-3 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि पत्ती में स्टार्च और मंड होता है, मतलब जो द्रव अवस्था, जैसे हम बोलते हैं कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, पेड़ जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो द्रव अवस्था में आपका स्टार्च और जो मंड होता है ना, वो मंड क्या हो जाए, वो मंड रहित हो जाएगी। 2-3 दिन के लिए हम लोग उसको अंधेरे कमरे में रख देंगे। उससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उस गमले को 2-3 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि उस पत्ती का नाम तो पत्ती है, पत्ती है वो स्टार्च और मंड रहित हो जाए, उसमें मंड और स्टार्च की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पत्ती के आधे भाग को काले कागज और क्लिप से ढक देंगे। मतलब हम लोग एक पत्ती तोड़ते हैं, जैसे पादप की हम लोग एक पत्ती ले लेते हैं, जैसे ये अपनी पत्ती है इस प्रकार, इतनी पत्ती है। इस पत्ती को हम लोग इस प्रकार काले कागज से आधे को इस प्रकार ढक देते हैं। इस प्रकार आधी पत्ती को हम लोग इस प्रकार एक काला कागज लगा देते हैं, इसके ऊपर ये इस प्रकार इतनी पत्ती के ऊपर हमने काला कागज लगा दिया, उसके ऊपर क्लिप से उसको लगा दी, क्योंकि बिना क्लिप तो कागज ठहरेगा कैसे। इस पत्ती को इस प्रकार हमने कागज लगा दिया। देखो पहले हमने गमले के पौधे को 2-3 दिन एक बंद कमरे में रख दिया ताकि उसके अंदर कोई भी मंड स्टार्ट, अभी इस पत्ती में पहले से कोई भी प्रक्रिया नहीं, मतलब मंड के रूप में स्टार्च की मात्रा नहीं है इसमें। अब इसको क्या कर दिया, आधी पत्ती को तो हमने सीधा खुला छोड़ दिया, आधी को हमने काले कागज से ढक दिया। उसके बाद देखो आगे क्या करते हैं, आगे देखो आगे दे रखे हैं। अब वापिस आपको अगली स्टेप अपनानी है, पत्ती को कागज से ढका हुआ है आधी को, और आधी को खुली है। उसके बाद आप करना इसके बाद गमले में लगे पौधे को 3-4 घंटे के लिए वापस कहाँ रखना है, धूप में छोड़ दें। वापस आपको कहाँ छोड़ना है, धूप में। अभी तक आपको पत्ती को तोड़ना नहीं है, पहले पत्ती को बिना तोड़े एक पत्ती को आप मतलब उसके ऊपर आधा कागज की क्लिप लगा दोगे और वापस उसको कहाँ पर छोड़ दोगे, उसको 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ दोगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। उसके बाद क्या, अब जिस पत्ती के ऊपर हमने काला कागज लगाया था उस पत्ती को तोड़ लेते हैं। तोड़कर क्या करेंगे, पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे और वह उसमें एल्कोहल हो सकता है मेथेनॉल या एथेनॉल की मात्रा डालकर उसे गर्म करेंगे। 15 मिनट के लिए गर्म कर रहे हैं। पत्ती को बाहर निकाल कर साफ पानी से वापस आपको क्या कर लेना है, धो लेना है। क्या करेंगे, उस पत्ती को धो लेंगे और धोने के बाद देखो अब क्या होता है, ये लो आपका जो निष्कर्ष है पूरा निकल जाएगा। निष्कर्ष आपका क्या है कि अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं। उस पत्ती पर, जिस पत्ती को हमने एल्कोहल के विलयन से बाहर निकाल कर साफ तरीके से धो लिया है, वो कागज काला कागज हटा कर धोना है आपको, और उसमें आयोडीन, पूरी पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं। घोल डालने पर अपने को क्या पता चलता है कि पत्ती का ढका हुआ जो भाग होता है वो काला नीला नए होकर सफेद हो जाता है। जो भाग हमने पत्ती का काले कागज से ढका हुआ था वो भाग काला नीला नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का मतलब इस प्रकार के धब्बे नहीं दिखाई देते, काले नीले प्रकार के धब्बे नहीं दिखाई देते हैं। जबकि शेष भाग नीला और काला हो जाता है। शेष भाग नीला और काला हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भाग नीला और काला हुआ है उसमें स्टार्च और मंड की मात्रा है, और स्टार्च और मंड की मात्रा आई कहाँ से, वो आई थी आपकी मात्रा वो जब 3-4 घंटे उस पादप उस गमले को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा। जो भाग ये अपना सफेद हो जाता है ना, कि ये
काला नीला नहीं को सफेद हो जाता है। सफेद क्यों हो जाता है कि उस भाग पर हमने काले कलर का कागज लगा दिया था, उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता तो इसका मतलब उसमें स्टार्च और मंड की मात्रा नहीं होगी। तो इसीलिए तो ये चीज हम सत्यापित कर रहे हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के बिना प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती, नहीं होती। ये प्रयोग है आपका, कुछ नहीं, एकदम सरल सा। एक पौधा लेना है और उसके 3-4 दिन अंदर कमरे में रखना है, वापस उसको बाहर रखेंगे, एक पत्ती के ऊपर आधा काला कागज लगा देते हैं, फिर 3-4 घंटे के लिए उसको धूप में रखेंगे, पत्ती को तोड़ेंगे, पानी जल से भरे बीकर में डालकर एल्कोहल डालकर उसको गर्म करेंगे, पत्ती को बाहर निकाला, धोया, उसको काला कागज हटा दिया, उसके ऊपर आयोडीन की बूंद, आयोडीन का घोल डालते हैं। आयोडीन का घोल डालने पर आधा भाग तो काला नीला हो जाएगा, आधा भाग आपका सफेद हो जाएगा। काला नीला का मतलब उसमें स्टार्च और मंड की मात्रा है, जो आपका भाग सफेद है उसमें ऊपर कि कोई प्रकार के स्टार्च मंड नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो काला नीला भाग है, काला नीला आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं, वो स्टार्च और मंड की मात्रा है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। तो ये प्रयोग अपना सत्यापित हो गया। पहली बात है पूछना नहीं, लेकिन अपने को नॉलेज होना जरूरी है। तो इसमें आपको मैंने निष्कर्ष के रूप में बताया भी है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सब जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए अपने को, ये भी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, इसके लिए भी एक अलग से प्रयोग है। और क्लोरोफिल भी जरूरी है। सभी अवयव जरूरी है। इनमें यदि एक भी अवयव नहीं होगा ना, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भी नहीं होगा। यदि आपका सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो भी अभिक्रिया नहीं होगी। यदि आपका क्लोरोफिल नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया हरे पेड़ पौधे में होती है। आप बोलोगे पेड़ पौधे की पत्तियां सूखी हुई है, पेड़ पौधा खुद सूखा हुआ है, तो अभिक्रिया हो जाएगी क्या? कभी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला अपना छोटा सा टॉपिक है वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन मतलब वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन होना। ये वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया मानव में थोड़ी होती है ना, मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जबकि वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो पेड़ पौधे में होती है। पेड़ पौधे में क्या होती है कि पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती है, पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होता है, रंध्र, उनमें से जल की हानि की एक प्रक्रिया है कि जल है। अब आपको पता है पेड़ पौधे जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं। फिर जो पादप में तो एक तो आपका जाइलम ऊतक होता है, एक फ्लोएम ऊतक होता है। जाइलम ऊतक होता है वो जड़ों से अवशोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। अब काम करेगा, आपको पत्तियों में जो अनावश्यक जल होता है, जल की मात्रा ज्यादा होती है तो पत्तियों में रंध्र खुल जाते हैं और वाष्प द्वारा जल का उत्सर्जन हो जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो देखो आपकी परिभाषा क्या है, देखो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। यह एक जल हानि की क्रिया है। इसमें मतलब जल की हानि होती है। ये हमारे शरीर में नहीं होती, ये पादपों के शरीर में होती है, जो पत्तियों द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, वाष्प से बाहर निकालने की क्रिया, वाष्प के रूप में जल बाहर निकलेगा पादप के शरीर से, उसी क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। और इस क्रिया में जल की क्या होती है? हानि होती है। आगे देखो वाष्प उत्सर्जन के बारे में हमने देख लिया। अब आपको यदि पूछे वाष्प उत्सर्जन की दर को मापा जा सकता है? हाँ, मापा जा सकता है। उस यंत्र का क्या नाम है? तो उस यंत्र का नाम है पोटोमीटर। देखो वाष्प उत्सर्जन की दर को एक यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है, उस यंत्र का नाम है पोटोमीटर। आपसे पूछ रहे हैं कि वाष्प उत्सर्जन की जो दर है, उस दर को किस यंत्र के द्वारा माप सकते हैं? उस दर को हम लोग माप सकते हैं पोटोमीटर द्वारा। कौन से मीटर द्वारा? पोटोमीटर द्वारा हम लोग माप सकते हैं। आगे बात करते हैं वाष्प उत्सर्जन के क्या कार्य है। कि मान लो कि पेड़ पौधे द्वारा यदि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया तो हो जाती है, लेकिन उससे क्या पेड़ पौधे को फायदा होता है? उसके कार्य क्या है? तो कार्य क्या देख लो। तो पहला कार्य है कि इसके कारण जड़ों से पानी व खनिज पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचते हैं। क्योंकि अब एक बात है कि जब पत्तियों में वापस जल की कमी होगी तो जड़ों द्वारा वापस जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि जब यदि किसी चीज की कमी नहीं होगी तो पहुंचाएगी, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी तो वो पत्तियों से जल बाहर निकल जाएगा वाष्प के रूप में, तो जड़ों द्वारा पुनः पौधे के विभिन्न भागों तक जाइलम ऊतक के द्वारा खनिज लवणों का और जल का परिवहन होगा। दूसरी बात है कि जितने भी फल होते हैं, फसलें होती हैं, उनको पकने में सहायता करता है। कौन सी प्रक्रिया? वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया। यदि वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी, कोई भी फल आपका नहीं पकेगा और आपकी कोई फसल भी नहीं पकेगी। ये प्रक्रिया होनी भी जरूरी है। और तीसरी बात है कि आपको पता है वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में जल बाहर निकलता है तो आसपास आर्द्रता बोले नमी बन जाती है, आर्द्रता नमी हो जाती है, जिससे पौधों के आसपास ताप कम रहता है। भाई एक बात है, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी तो जल पेड़ पौधे से वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा, तो आसपास नमी होने के कारण पौधे के आसपास का ताप का मान कम हो जाएगा।
अब ये प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो हम बात करते हैं रंध्र की। ये देखो रंध्र, जानते होंगे आप रंध्र। तो रंध्र देखो, पत्तियों की सतह पर वायु व जल वाष्प के रूप में आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। आप सोचोगे रंध्र क्या है? पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। हमें तो खुली आंखों से नहीं देख सकते, वैसे दिखाई तो देते हैं ऐसे, लेकिन नॉर्मल खुली आंखों से हम लोग उन छिद्रों को नहीं देख सकते। उन सूक्ष्म छिद्रों को बोलते हैं रंध्र, जिनके द्वारा वायु और जल वाष्प के रूप में आदान प्रदान होता है। मतलब हम लोग एक पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को ग्रहण करते हैं, पत्तियों में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनसे ग्रहण करते हैं, और वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उन्हीं सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होती है। तो ये आपकी भाषा क्या हो जाएगी? पत्तियों की सतह पर वायु एवं जल वाष्प के आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र होते हैं। पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सीधा भी बोल सकते हैं। पत्तियों पर जो सूक्ष्म छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उन्हें रंध्र बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? रंध्र के बोलते हैं। आप यदि पूछ ले रंध्र के कार्य क्या है, तो रंध्र के आपके दो कार्य जो मैंने आपको बता दिए। पहला कार्य क्या हो गया? देखो, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होता है। मतलब श्वसन के रूप में आपको पेड़ पौधे दिन में तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, और रात में अपनी तरह रात के टाइम में आपको पता है कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। तो वो गैसों का आदान प्रदान होता है वो सूक्ष्म छिद्र रंध्रों के द्वारा होता है। और दूसरी बात है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, श्वसन हो गया, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी इसी के द्वारा होती है। देखो, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जल की हानि की एक प्रक्रिया, जिसमें अनावश्यक जितना भी जल होता है वो वाष्प के रूप में अपना बाहर निकलना। ये देख सकते हो आप, ये रंध्र है, ये चित्र आप देख लो, ये लो आपके रंध्र के चित्र है। इसमें आपके दोनों चित्र आ रखे हैं, एक आपका खुला रंध्र भी आ रखे हैं और इसके साथ में आपका बंद रंध्र भी आ सकता है। ये देखो खुला रंध्र का, इस खुला रंध्र की कंडीशन कब होती है, बंद रंध्र की कंडीशन कब होती है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। देखो, ये आपका खुला रंध्र, इसमें रंध्र आपका खुला है, इसमें आपका रंध्र बंद है। रंध्र का मैंने भाषा बता दी, जिसमें आपकी गैसों का आदान प्रदान, गैसों का विनिमय होता है, उसके साथ में वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है द्वार कोशिकाओं पर। ये आपकी जो द्वार कोशिका होती है इनके ऊपर निर्भर होता है। आपसे पूछ ले द्वार कोशिका क्या होती है? जब जल का अवशोषण होता है तभी द्वार कोशिका फूलती है, और फूलेगी तो ये रंध्र अपने खुलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। रंध्र देखो, ये सूक्ष्म छिद्र आपको दे रखे हैं, ये देखो रंध्र छिद्र, इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों द्वारा हरित लवक का मतलब, ये छोटे छोटे हरित लवक दे रखे हैं। हरित लवक का मतलब होता है जिसके कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसका रंग हरा होता है। हरित लवक जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। ये रंध्र छिद्र है, इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान और गैसों का विनिमय बोल सकते हैं, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। द्वार कोशिकाएं क्या होती है? द्वार कोशिका जल, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, अवशोषण होने पर ये द्वार कोशिका फूलती है। जब द्वार कोशिका फूलती है तब ये रंध्र खुलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ रंध्र कब खुलते हैं? जब द्वार कोशिका आपकी फूलती है, उस स्थिति में आपका ये रंध्र खुलते हैं। और जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जल बाहर निकल जाता है, कहने का मतलब द्वार कोशिका आपकी सिकुड़ जाती है। फूलने पर तो ये रंध्र खुलते हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जब द्वार कोशिका आपकी फूलती है, फूलने पर ये आपका रंध्र खुलता है, ये वाली कंडीशन होती है। और सिकुड़ने पर, अब सिकुड़ती कब है? अब आपको पता है, मैंने बता दिया कि रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, जल बाहर निकल जाता है तो द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है, उस स्थिति में आपके रंध्र बंद हो जाते हैं। तो ये था आपका अपना आज का टॉपिक, जिसके में हमने बताया, क्या बताया? पहले बात की प्रकाश संश्लेषण की, और उसके बाद हमने बात की वाष्प उत्सर्जन की, और उसके अगला छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा रंध्र की परिभाषा, रंध्र के कार्य, और खुला रंध्र और बंद रंध्र क्या होता है। यदि चित्र भी आता है तो आप ये चित्र बना सकते हो। द्वार कोशिका मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।